हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस है, आज हमारी क्लास है बाल मनोविज्ञान की सेकंड क्लास है, जो हमने बाल विकास के में की थी, उसकी सेकंड पार्ट है हमारा। उसमें हमारा मानसिक विकास के अकॉर्डिंग हमारा बुद्धि भी आता है। तो आज हम बुद्धि की क्लास करेंगे। टॉपिक जैसे कि बुद्धि बताया गया है कि व्यक्ति की तत्परता, उसमें उसके समायोजन और समस्या समाधान की शक्ति, अमूर्त चिंतन की क्षमता, शक्ति वृद्धि कहलाती है। अर्थात बात करते हैं व्यक्ति की तत्परता। तत्परता का मतलब होता है कोई व्यक्ति कितना जल्दी किस काम को तत्पर कर सकता है। उसके समायोजन, समायोजन मतलब किसी भी परिस्थिति में वो समायोजित हो जाता है। और समस्या समाधान यानी कोई भी समस्या का समाधान कर लेता है। उसकी जो ये शक्तियाँ होती हैं वो अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब जो भी किसी कल्पना शक्ति से किसी चीज़ को इमेजिन करके उस समस्या का समाधान कर सके। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, मान लिया कि हमारे पास अगर ये पेन नहीं होता तो हम मानते हैं कि हमने पेन लिया, पकड़ा है, हम क्लास करवा रहे हैं। तो ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। मतलब कोई चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो, फिर भी हम उसको मान करके उसका समाधान करें या उसके बारे में सोच कर कोई कार्य करें, तो हमारे अमूर्त चिंतन में आता है। तो व्यक्ति की तत्परता और उसके समायोजन और समस्या समाधान की शक्ति, अमूर्त चिंतन की क्षमता ही शक्ति, मतलब चिंतन की क्षमता शक्ति जो होती है वो बुद्धि होती है, यानी बुद्धि कहलाती है। अब बात करते हैं बुद्धि के इतिहास की, यानी हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जो गाल्टन उन्होंने किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बुद्धि की हिस्ट्री की। तो बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी बुद्धि जो मापने का, यानी अंकों में मापने का जो सर्वप्रथम प्रयोग था 1890 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के कैटल व अल्फ्रेड बिने नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। कैटल की पुस्तक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में इसका जिक्र किया गया है बुद्धि के बारे में, और उसके मापन के बारे में भी हमारा मेंटल टेस्ट यानी बुद्धि मापन के बारे में हमारा जिक्र पूरा किया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में, हिस्ट्री के 1890 से 1905 ईस्वी तक के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा डिस्कवरीज हमारी नहीं हुई थी। अब बात करते हैं बुद्धि को लेके कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा है बकिंघम की। बकिंघम ने यह कहा है कि सीखने की योग्यता ही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि। यानी जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे बुद्धि, जो भी सीखने की योग्यता मतलब होता है हम कुछ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं हल चला सकता हूं, तो ये हमारी, अगर उसको सीखने की अगर हम टेक्निक सीख जाएंगे तो हमारी बुद्धि के अंतर्गत आती है। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में ना हो उसको मान करके हम समस्या का समाधान करें, वही हमारी बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ ने यह कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, मतलब स्मार्ट कार्य करने। यहाँ कार्य करने का मतलब होता है कि किस तरीके से अपना कार्य को सरल बना सको। यहाँ इसीलिए वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब बात करते हैं हमारे मन के। मन ने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की क्षमता ही बुद्धि है। मतलब नवीन परिस्थिति मतलब नई परिस्थितियाँ जिनसे हम अवगत ना हो, ऐसी परिस्थितियाँ अगर हमारे सामने समक्ष अगर प्रस्तुत हो जाएं तो हम क्या करेंगे, उन परिस्थितियों को झेलने यानी उन परिस्थितियों को संभाल सकने की जो हमारी क्षमता होती है मस्तिष्क की, वही हमारी क्या कहलाती है, बुद्धि। वोर्ड अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की जो क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। वोर्ड ने कहा कि हमारे अनुभव के हिसाब से, हमारे अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की जो क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है। अनुभव मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। जब भी हमारा एक्सपीरियंस होता है तो उनके अनुसार जो हम लाभ उठाते हैं वही लाभ उठाने की क्षमता यानी कैपेसिटी होती है, वो हमारी बुद्धि कहलाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट आता है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार को जो वर्गीकरण किया है थॉर्नडाइक व गैरेट ने किया है। थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार में वर्गीकृत यानी विभाजित किया है। फर्स्ट हमारा मूर्त बुद्धि, सेकंड हमारा अमूर्त बुद्धि और थर्ड हमारा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि की बात करते हैं। मूर्त बुद्धि में क्या होता है, जो भी हमारे समक्ष चीज़ें उपस्थित होती है उनका उपयोग करके हम कोई कार्य करते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मशीनरी चीज़ों का उपयोग करके कारीगर काम करता है, वास्तुकार काम करता है, इतिहासकार यानी उस इतिहासकार क्या करता है, किसी ऐतिहासिक चीज़ को सामने देख करके प्रत्यक्ष रूप में उसके बारे में जानकारी देता है, तो ये इतिहासकार होता है।
यानी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ होनी चाहिए तभी वो ये जो उदाहरण जो हमारे आते हैं कारीगर, वास्तुकार, चित्रकार, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, इमेजिनेशन शामिल होती है, जैसे माना कि हमारे सामने वो चीज़ प्रस्तुत है। तो इसमें आते हैं दार्शनिक, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपनी परिकल्पना और सोच करके किसी चीज़ की रचना वगैरह करते हैं, तो ये हमारे वैज्ञानिक वगैरह कहलाते हैं। लेखक क्या होते हैं, कहानियों को सोचते हैं। और शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षक हमारी शिक्षण विधि सोचते हैं कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो ये जो चीज़ हमारे प्रत्यक्ष रूप में नहीं है फिर भी हम उसको मान करके कोई समस्या का समाधान वगैरह करें, वो हमारे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जानते हैं आप, सामाजिक जैसा शब्द है सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज से होता है, और बुद्धि का इस्तेमाल मतलब सामाजिक बुद्धि यानी समाज के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कौन करता है, नेता लोग करते हैं, व्यापारी लोग करते हैं सामाजिक बुद्धि का इस्तेमाल, मतलब समाज के हित में और समाज में रह करके उस चीज़ का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल करना हमारा सामाजिक बुद्धि कहलाता है। चित्रकार भी जो चीज़ों को आसपास हमारे माहौल को देखता है उसी के अनुसार ही चित्रकार एक चित्र बनाता है। और सेवक, सेवक में जैसे मान लो तो स्वयं सेवक जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं, वो हेल्प करते हैं लोगों को समाज में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा बुद्धि के सिद्धांत। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि के सिद्धांत जैसे हैं, पहला हमारा है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था। जो एक तत्व जो हमारा सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था। यह बुद्धि का सबसे प्राचीन मतलब पहला है, पुराने समय का, सबसे पुराने समय का पहला प्राचीन सिद्धांत है। बात करते हैं द्वैत तत्व सिद्धांत की। द्वैत तत्व सिद्धांत को स्पेयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1904 ईस्वी में। इसमें दो कारक थे, द्वि कारक इसीलिए कहा गया क्योंकि दो का मतलब होता है दो, द्वि इसीलिए कहा जाता है। इसमें दो कारक थे, कौन कौन से, हमारे सामान्य कारक जिसको जी फैक्टर यानी जन्मजात कारक, यानी जो जन्म के समय ही हमारे बुद्धि में उपस्थित होते हैं वो जन्मजात कारक कहलाते हैं। और सेकंड था हमारा विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को एस फैक्टर कहते हैं, यानी अर्जित कारक, जो हम लोग अर्जित करते हैं, यानी जन्म के बाद जो भी हम लोग अर्जित करते हैं कारक बुद्धियों में, वो हमारे अर्जित कारक में आते हैं। त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत, ये त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन में दिया था। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो कारक जो द्वैत तत्व सिद्धांत में दिए थे, इसमें तीसरा तत्व सामूहिक कारक दिया। जैसे पहला था हमारा द्वैत तत्व सिद्धांत में सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, और तीसरा हमारा बन जाता है सामूहिक कारक। ये त्रिखंड तीन तत्व सिद्धांत में हमारा आ जाता है, यानी त्रिखंड सिद्धांत कह लीजिए या तीन तत्व सिद्धांत जो आता है उसमें तीन खंड जो हमारे बन जाते हैं। पहला बन जाता है सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, और तीसरा हमारा सामूहिक कारक आ जाता है। अब बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत की। बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे हमारे थॉर्नडाइक थे, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी जो भी व्यक्ति मानसिक क्रियाएं करता है उतनी बुद्धि के अंदर खुद के अंदर पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बुद्धि यानी बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति से की है। अब इसमें बात करते हैं ऊंचाई से। ऊंचाई से मतलब क्या हुआ, बुद्धि को जितने भी नवीनतम नए स्तरों को समझाया जाएगा उतना ऊंचाई यानी कठिनता के स्तर को समझाया जाता है ऊंचाई में। जैसे मान लिया कोई भी कंडीशन दे दिया है, कंडीशन दिए जाते हैं तो हमारे क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, कठिनाई। और जब जैसे जैसे कंडीशन हाई होती जाती है वो हमारे स्तर को दर्शाती है, यानी कंडीशन हाई होती जाती है उसी तरीके से हमारा स्तर भी हाई होता जाता है। तो ऊंचाई दिखाने के लिए उन्होंने कठिनाई का स्तर दिखाया। और चौड़ाई को बोला है कार्य करने की विभिन्नता, यानी कोई भी एक कार्य करते हो तो आपको बोर हो जाता है, लेकिन अगर आप डिफरेंट कार्य करते हो तो हमारे जो बुद्धि होती है उसका उपयोग सही रूप से हो जाता है। अब बात करते हैं क्षेत्र की। कार्य की कुल संख्या, क्षेत्र इसलिए दर्शाया जाता है कि कार्य करने की हमारा कुल संख्या कितनी होती है। गति की बात करें तो कार्य करने की गति, गति आप जानते हैं लय, कितनी जल्दी हम किस काम को कितनी बेहतरीन तरीके से समाधान कर सकते हैं। जब बुद्धि में हम कहता है किसी कार्य को मतलब समस्या का समाधान करें। कोई व्यक्ति होता है बहुत देर में उस समस्या का समाधान निकालता है, कोई व्यक्ति होता है बहुत जल्दी की समस्या का समाधान निकाल लेता है। ये हमारी जो समाधान निकालने की जो समय होता है उसको हमने गति कहा है। और जो ये सिद्धांत दिया था बहुकार सिद्धांत, इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में आता है समूह तत्व सिद्धांत, नेक्स्ट हमारा है, जिसके परिवर्तक थे थर्स्टन, जो कि 1938 में थे। इन्होंने थर्स्टन जो परिवर्तक थे 1938 में समूह तत्व सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने 1983 में 38 में।
और जो उन पे उन्होंने समूह तत्व सिद्धांत पे जो बुक लिखी थी वो प्राथमिक मानसिक योग्यता यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बुक थी। और इस समूह तत्व सिद्धांत का एक उपनाम भी था जो कि था प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी हम कहते हैं। इस सिद्धांत में कुल 13 तत्व थे, यानी टोटल 13 एलिमेंट थे, जिसमें से 7 प्रमुख थे, जो कि हमारे 7 प्रमुख में इस प्रकार बताया है। एस फॉर स्पेशल एबिलिटी, वी फॉर वर्बल एबिलिटी, एन फॉर नंबर एबिलिटी, एम फॉर मेमोरी एबिलिटी, आर फॉर रीजनिंग एबिलिटी और प्रिपेशनल एबिलिटी यानी पर्यवेक्षण योग्यता होती है, डब्ल्यू फॉर वर्ड एबिलिटी यानी वाक्य योग्यता। तो इन सभी का जो योग बनता है, यानी 7 एबिलिटी यानी योग्यताओं का जो योग बनता है, यही हमारे 7 यानी एबिलिटी यानी योग्यता मिला करके हमारी बुद्धि का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं प्रतिदर्शी का सिद्धांत। प्रतिदर्शी का सिद्धांत नमूना सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी इसको नमूना सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक थे थॉमसन, जो कि हमारे यूएसए से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्रतिदर्शी का सिद्धांत जो दिया था 1955 में दिया था। थॉमसन ने कहा था, थॉमसन के अनुसार कि व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, यानी सारी जो 7 हमारी मेंटल एबिलिटी है, इन सभी का थोड़ा थोड़ा हमेशा अंश, यानी जो हमारे सैंपल बताया गया है अंश हमारे थोड़े थोड़े पाए जाते हैं 7 एबिलिटी के उसमें। अब बात करते हैं त्रिआयामी या त्रिविमी या त्रियामी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड, और जो कि रूस के थे। इन्होंने 1967 में त्रिआयामी या त्रिविमी कह लें या त्रियामी सिद्धांत का निर्माण किया था। इसमें पहली बार बुद्धि मॉडल यानी डिब्बे के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि इस प्रकार है, चौकोर में जो कि आयताकार में प्रस्तुत किया था। बात करते इसमें लंब को दिखाया था सक्रिय और प्रक्रिय से, और हमारा बेस जो दिखाया था उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर दिखाया था, जिसमें अंतर वस्तु आती हैं। उत्पादन और परिणाम हमारे रिजल्टेंट के आधार पर दिखाया था कि किस तरीके से बुद्धि रोकने से हमारी क्या समस्याओं का समाधान होता है। आई होप आपको ये बुद्धि क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।